हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 11 अक्टूबर। आज की डेट का हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो कि एक्सप्लेन्ड पेज पे आए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों पूरी वीडियो को। अगर पूरी वीडियो में आपको कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई वर्ड भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखने वाले हैं, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि मुलायम सिंह जी का यहाँ पे देहांत हो गया, तो उनकी लेगेसी के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने यूपी का जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं इतिहास है वो बदल के रख दिया। जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटस यूपी में रहा था वो किस तरीके से मुलायम सिंह जी के बाद बदल गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल रहेगा दोस्तों जो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर है उसके बारे में, जिसका भी पहले फेज़ का जो इनॉग्रेशन है वो पीएम मोदी जी ने कर दिया, वो डिस्कस करेंगे। और फिर अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, आप कह सकते हैं उनके बारे में कि आखिर किस तरीके से बैंक के रोल को आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बताया गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, तो वो क्या है ये सब डिस्कस करेंगे। एंड में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट आर्टिकल में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में कि आखिर किस तरीके से चाइना ने अपना जो पॉवर्टी लेवल है उसे अच्छा कर लिया और भारत को उससे क्या सीखना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और दोस्तों मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि अनअकैडमी अभी आप लोग के लिए ऑफर चल रहे हैं। यूपीएससी ईपीई एफओ भी स्टार्ट हो चुका है लाइव, आप लोग जाइए और खुद को यहाँ पे एनरोल करके बेनिफिट लीजिए। नोट्स वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका फायदा आप लोग को डायरेक्टली मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के दौरान। और देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फायदा उठा के अपने एग्जामिनेशन में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये रहा आपका बार कोड, जिसे आप लोग अगर स्कैन करते हैं तो आप लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी आपके डाउट वगैरह हैं इसे क्लियर भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब देखिए हमारा पहला आर्टिकल आता है मुलायम्स लेगेसी के बारे में। 5 ऐसे तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरा जो यूपी का पॉलिटिक्स है वो बदल के रख दिया गया। देखिए मुलायम सिंह यादव जो हैं वो सबसे टॉलेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर रहे थे इस पूरी जनरेशन के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जनरेशन की बात करी गई है, मैं बता दूं आप लोग को कि दो जनरेशन की बात होती है बेसिकली। पहली जनरेशन होती है जिसके अंदर आपके सीधे के सीधे जितने फ्रीडम फाइटर थे वो सब पॉलिटिक्स में आए थे, उनके साथ चल रही थी बातें। और सेकंड जनरेशन आती है कि उनके बाद जो लोग आए जो कि आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर नहीं थे, पर ये लोग वो थे जो बिल्कुल जमीन से उठ के आए थे, जो लोग आप कह सकते हैं बिल्कुल इन रियलिटी ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए जो लोग थे उनको यहाँ पे सेकंड जनरेशन में डाला गया। और मुलायम सिंह जी इसी सेकंड जनरेशन के आप कह सकते हैं जो इतने बढ़िया आप कह सकते हैं नेता बन के हमें देखने को मिले। काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं इन्होंने भी काम करा। कुछ ऐसे इनके रूल थे जो कि यूपी में जब एक्शन में आए उसके बाद उनका असर या फिर आप कह सकते हैं उनकी वजह से जो सीख है वो काफ़ी सारे नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी लिया। और काफ़ी आप कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट जो लीडर होने के जितने भी गुण थे वो उनके अंदर रहे। सबसे पहला जो तरीका है जिसके हिसाब से आप कह सकते हैं हम मानते हैं कि इन्होंने बदल दिया यूपी के पॉलिटिक्स को, पहला था कि जिस तरीके से यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी थी उसका यहाँ पे असर्शन हुआ था। देखिए राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने अपनी रैली के अंदर फार्मिंग कम्युनिटी को बोला कि जितने भी आप कह सकते हैं उन्होंने आप कह सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा था बेसिकली, जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं ओबीसी के हैं उनको एक स्लोगन दिया था और उनको यहाँ पे बोला था कि संसोपा ने बंधी गांठ पिछड़े पवन सौ में साथी। इस तरीके से इन्होंने ये दिया था। बेसिकली आप कह सकते हैं उस टाइम पे जो ओबीसीज थे उन्हें यहाँ पे 60% ऑफ ऑल यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी दिक्कत थी वो मिल रही थी। अभी लोहिया जो है दोस्तों बता दूं आप लोग को कि इनके आप कह सकते हैं देहांत के बाद जो कि अक्टूबर 1967 में होता है, उनके बाद तुरंत आपके मुलायम सिंह जो हैं वो आप कह सकते हैं बन गए MLA पहली बार। अब जो जाट लीडर चरण सिंह थे उनका कंसोलिडेट था दोस्तों ओबीसीज में। अब देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से वो पावर में आते हैं मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 के अंदर उन्होंने काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं पीरियड पॉलिटिक्स में बिताया यूपी के। अपर कास्ट में यहाँ पर कह सकते हैं रखा गया उनको फ्रॉम पावर। और जो फेस है दोस्तों वो काफ़ी हमें बड़ा देखने को मिलता है, अनब्रोकन रहा एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट पीरियड 1999 से लेकर 2000 तक और 2000 से 2002 तक, जब राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह जो थे वो बने थे CM। ओके दोस्तों, अब इन्होंने यहाँ पे एंड करा था आप कह सकते हैं जब योगी आदित्यनाथ मिले जो कि एक ठाकुर थे 2017 में जब ये बने उस टाइम पे। अंडर मुलायम दोस्तों यहाँ पे बता दूं आप लोग को जो पोस्ट मंडल 27% का रिजर्वेशन रखा गया ओबीसीज के लिए वो इंप्लीमेंट हुआ था। और यहाँ पे टिगर करा गया था सोशल चर्न को आप कह सकते हैं जो कि नज होते जाते हैं पूरे तरीके से बीजेपी के प्रोजेक्ट कल्याण पे। कल्याण सिंह वाला जब आप कह सकते हैं ओबीसी लीडर जो रहे थे जो कि CM बने थे 1991 में, उनके हिसाब से काफ़ी सारे यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं अपने सरनेम जो यूज़ भी नहीं करती थी, इनके आने के बाद वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को यूज़ करने लगी। बेसिकली दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था ओबीसीज़ के लिए, जिस तरीके से आप कह सकते हैं इनके काम रहे थे उनसे काफ़ी बेनिफिट मिला था।
सेकंड आता है दोस्तों कि जो एंट्री थी दलित की वो हमें अब देखने को मिली थी कॉरिडोर्स की पावर के अंदर। 1977 के अंदर दोस्तों जो राम नरेश यादव हैं वो बन गए नॉन अपर कास्ट सीएम ऑफ यूपी, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं कंटेंडर थे इस पूरी जॉब के लिए। ये आप कह सकते हैं दलित लीडर जो आप कह सकते हैं रामदन थे, उनसे हमें देखने को मिलता है। जैसे ही आप कह सकते हैं इमरजेंसी आई उस टाइम पे मुलायम जो थे आप कह सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स को लेते हुए सोशल जस्टिस को काम कर रहे थे और पहली बार अलाउ किया उन्होंने दलित को टू गेट फुट इन द डोर। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट फैक्ट है हमारे लिए कि इन्होंने आप कह सकते हैं पूरे तरीके से उनको सपोर्ट करा और आप कह सकते हैं जो एसपी के साथ साथ जो कंसी राम बीएसपी के थे उनके भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रेवलरी को भी नरेटिव देते हुए काम करा था। 1993 के अंदर असेंबली पोल्स होते हैं जहां पे आप कह सकते हैं डिमोलिश करा गया था जब बाबरी मस्जिद का उस टाइम पे, और बीजेपी की होप्स में दोस्तों जितने भी यहाँ पे हिंदू कंसोलिडेशन थे वो यहाँ पे स्कटल हो गए बाय दी मुलायम, और ये अलाई करते हैं विद द बीएसपी जो कि एक पार्टी यहाँ पे पूरी तरीके से कंसीडर होती है जो स्मॉल प्लेयर हैं उनके साथ। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आता है अलायंस के साथ, जो कि आप कह सकते हैं जब मायावती यहाँ पे बनी पहली दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इन जून 1995 के अंदर, उन्होंने सपोर्ट करा था आयरॉनिकली इनफ बाय द बीजेपी। देखिए बीएसपी यहाँ पे गेन करती है अपनी स्ट्रेंथ को देयर आफ्टर, एंड जो मायावती होती है दोस्तों ये एबल होती है कि अपनी गवर्नमेंट बना सके 2007 में, और 5 साल तक इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं फिर जो अपना राज था वो किया था। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रही थी यूपी की तब तक, और सेकंड नंबर पर रहते हैं मुलायम सिंह यादव खुद। देखिए दोस्तों जो पॉलिटिक्स है वो दोनों पार्टीज में हमें क्रॉस रूट देखने को मिलती है अभी भी, और जो बीजेपी है दोस्तों इसने एक एम्प्लॉयड करा फॉर्मूला ऑफ सोशल इंजीनियरिंग जो कि कहीं ना कहीं नो लॉन्गर रहा उनके काउंटेड करने के लिए, जो कि आप कह सकते हैं जितने Y+ हैं ओके उनके फॉर्मूले के साथ हमें देखने को मिलता है। फिर दोस्तों अगला आता है इवन बिफोर बीजेपी जो है दोस्तों कांग्रेस मुक्त यूपी की बात करी गई थी। ओके आप लोग को पता होगा बेसिकली जिस तरीके से जब यहाँ पे सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की, उन्होंने आप कह सकते हैं इलेक्शन के दौरान 2014 के दौरान भी वो एक यहाँ पे नारा लगाया था कांग्रेस मुक्त भारत, ये बहुत पहले आ गया था। देखिए जब मुलायम जी पहली बार कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पे शपथ ली थी 1989 के अंदर, कांग्रेस का वही आप कह सकते हैं आखिरी दिन था यूपी के अंदर, और उसके बाद दोस्तों 1989 के बाद जो मुस्लिम और दलित हैं उनको यहाँ देखने को मिलता है कांग्रेस बेसिस पे। बिसाइड दोस्तों अपनी अपर कास्ट के अलावा भी ये लोग हमें सामने देखने को मिलते हैं। मुलायम जी ने आप कह सकते हैं जो पूरा यहाँ पे सोशल अलायंस था उसे तोड़ा और अपने पॉलिटिक्स के साथ जो सोशल जस्टिस है उसको भी देखते हुए काम करा था। यहाँ पे डिलीवर करा था एक ब्लो फ्रॉम द विच कांग्रेस जो है वो कभी भी आप कह सकते हैं रिकवर नहीं कर पाई, और उनके बाद से आप कह सकते हैं आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस मुक्त भारत यूपी जो है वो हो गया था बेसिकली। अमंग द टॉलेस्ट आप कह सकते हैं लीडर ऑफ मुस्लिम्स में से ये एक रहे। देखिए लार्ज सेक्शन जो था मुस्लिम का वो वोट करता था चरण सिंह को, क्योंकि वो यहाँ पर कह सकते हैं जब डिफीट करा गया उन्हें फ्रॉम द कांग्रेस वेंट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ट्वाइस, वो भी बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए, और प्राइम मिनिस्टर भी रहे इंडिया के। देखिए मुस्लिम जो तो आप कह सकते हैं बाद में मूव करते हैं वीपी सिंह की तरफ जो कि जनता दल के थे, और उसके बाद दोस्तों ये अपीयर होते हैं ग्रेविटेट टुवर्ड्स दी कोई पार्टी जो भी आप कह सकते हैं कंसीडर करती थी उनकी कैपेबिलिटी जो कि डिफीट कर सकती है बीजेपी को। यूपी के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं जो चीफ बेनिफिशरी रहे मुलायम, उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से रिलाय रखा गया ऑन मुस्लिम यादव कोएलिशन एज हिज कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, मतलब कि जहाँ के वो रहने वाले थे वहीं से आप कह सकते हैं उनका काम रहा था, तो इस तरीके से उन्हें मुस्लिम का सपोर्ट भी मिलता रहा। देखिए दोस्तों एक पॉलिटिक्स की जो यहाँ पे आप कह सकते हैं डायनेस्टी रही और जो स्ट्रॉन्ग मैन रहे वो हमें देखने को मिलते हैं। एक रैपिड यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता है पॉलिटिक्स का यूपी में, और आप कह सकते हैं बहुत अलग रहा ड्यूरिंग एमरजेंसी अंडर द लीडर्स सच एज HN बहुगुना और जो ND तिवारी हैं उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ये दिखाया किस तरीके से पैट्रोनाइज्ड रहे वो बाय संजय गांधी। और दोस्तों मैं बता दूं मैं आपको गवर्नमेंट जो रही चीफ मिनिस्टर VP सिंह वाली वो हमें यहाँ देखने मिलती है पावर के अंदर इन जून 1980 के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे कई सारे मल्टीपल एनकाउंटर्स हमें देखने को मिलते हैं किलिंग ऑफ क्रिमिनल्स, और यहाँ पे जितने भी डाइकोर्ट्स रहे जिनका कहीं ना कहीं एलिगेशन था कुछ केसेस में उनको लेके यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे एनकाउंटर्स वगैरह हैं ये देखने को मिले थे। एक और एलिगेशन आता है मुलायम सिंह पे जो कि उन्हें यहाँ देखने को मिला जब यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने अपनी आप कह सकते हैं फैमिली में से काफ़ी सारे लोगों को आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स में लेके आए उत्तर प्रदेश की, और आप कह सकते हैं उनके फैमिली के 10 मेंबर जो हैं वो हमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी आप लोग अखिलेश यादव जानते ही हैं उनकी पोजीशन भी आपको पता ही है, तो इस तरीके से इन पर यह भी एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है वो आप कह सकते हैं जो यूपी के पॉलिटिक्स है इसके अंदर एम्प्लॉय करवाया बेसिकली। तो ये हमें जो कुछ 5 बातें जो कि ध्यान आती हैं, और यही वो सारी बातें जो कि आपको समझ में भी चाहिए कि किस तरीके से जो मुलायम सिंह जी हैं इनकी लेगेसी हमें देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों बात आती है अभी रिसेंटली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेशन करा था पहला फेज ऑफ महाकालेश्वर कॉरिडोर का जो कि डेवलप हो रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और जिसकी कॉस्ट बताई जा रही है 350 करोड़, और ये होता है दोस्तों अक्टूबर 11 को। देखिए दोस्तों महाकाल जो कॉरिडोर है आपको बता दूं कि महाकाल महाराज मंदिर परिसर
जो विस्तार योजना है वो एक प्लान है जहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है और ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है महाकालेश्वर टेम्पल का। एडजॉइन किया जा रहा है दोस्तों जितने भी एरियाज़ हैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के उन सभी को। और इस प्लान के अंदर दोस्तों महाकालेश्वर जो टेम्पल है इसके प्रेमिसेस के अंदर लगभग 2.82 हेक्टेयर को यहाँ पे इंक्रीज करके कर दिया जाएगा 47 हेक्टेयर तक, जो कि यहाँ पे डेवलप कराया जाएगा 2 फेज़ के अंदर बाय द उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसे एक्सपेक्टेड है कि ये इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं जो एनुअल फुटफॉल है सिटी के अंदर वो, और जो करंट आप कह सकते हैं चल रहा है कि इस बार का आप कह सकते हैं वो है 1.50 करोड़ का, और ये पहुंच जाएगा लगभग 3 करोड़ तक। पहला फेज़ जो है दोस्तों विस्तार योजना का, उसके अंदर जितने विजिटर प्लाजा वगैरह हैं वो बनाए जा रहे हैं। 2 एंट्रेंस रहेंगे दोस्तों, मतलब कि 2 द्वार रहने वाले हैं, एक तो नंदी द्वार है और दूसरा आपका पिनाकी द्वार रहने वाला है। और आप कह सकते हैं सर्कुलेशन प्लान है जो कि रिड्यूस करेगा कंजक्शन, जितने भी आप कह सकते हैं लोग अगर ज़्यादा भीड़ लगती है तो उनको किस तरीके से विजिटर्स को संभालना है सिटी के अंदर, और जो मूवमेंट है टेम्पल की वो कैसे रखनी है, इन सबको ध्यान दिया जाएगा। 900 मीटर तक दोस्तों यहाँ पे पेडिस्ट्रियन कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा प्लाजा को टू दी महाकाल टेम्पल। और ये दोस्तों लगभग 108 यहाँ पे जो मूरल्स हैं वो और 93 स्टैचूज़ हैं वो डिपेक्ट कर रहे होंगे स्टोरीज जितनी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड हैं, जैसे कि शिव विवाह, फिर आपका यहाँ पे हो गया त्रिपुरेश्वर वध हो गया, आपका शिव पुराण, शिव तांडव स्वरूप हो गया, ये सब आप कह सकते हैं रखा जाएगा। मतलब ये पूरे कॉरिडोर का इतने अच्छे तरीके से सजाया जाने वाला है। सेकंड फेज जो है दोस्तों इसकी कॉस्ट होगी लगभग 310 करोड़ की, और ये रहेगा कि हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट है टेम्पल का उसको। इसके अंदर दोस्तों डेवलपमेंट रह रही होगी वेरियस एरियाज ऑफ उज्जैन सिटी, जिसके अंदर आपके जो हो गए महाराजवाड़ा हो गया आपके, और आपका महल गेट हो गया, हरिपतक ब्रिज हो गया आपका, रामघाट फैकेड हो गया आपके, और फिर बेगम बाग रोड होगी, ये सब आप कह सकते हैं एक्सपेंशन किया जाने वाला है। सेकंड फेज के अंदर दोस्तों डेवलप किया जाएगा, एक फंडिंग रहेगी फ्रॉम एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट AFD। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि अंडर द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल के साथ आप कह सकते हैं पूरा काम किया जाने वाला है। तो इस तरीके से हमें जो पूरा कॉरिडोर है इसकी प्रिपरेशन और किस स्टेप्स में कैसे ये होने वाला है ये पता लगता है। अगला दोस्तों आता है कि बैंक रोल इन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। देखिए दोस्तों अभी जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 लोगों को, किस बात पे दिया गया है वो भी हम डिस्कस करने, इकोनॉमिक साइंस के बारे में दिया गया है बेसिकली। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से आप कह सकते हैं इन्हें ये प्राइज़ दिया गया, किन बेसिस पे, क्या इनकी रिसर्च थी और कैसे इन्हें मिला है ये प्राइज़। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो प्राइज़ है वो यहाँ पे मिलता है बेन एस को। ओके, ये आप कह सकते हैं फॉर्मर चेयर थे US फेडरल रिजर्व के, और करंटली यहाँ पे एसोसिएट हैं विद द ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन इन वाशिंगटन DC के अंदर। फिर दूसरा मिलता है डॉगलस W डायमंड को, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में है। फिलिप H डिबविग हैं जो तो ये भी आप कह सकते हैं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है इन सेट लुइस के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। ना ही केवल ये अवार्ड मिला है दोस्तों, इसके साथ साथ इन्हें आप कह सकते हैं 100 मिलियन स्वीडिश कोरोनर मिलेगा, जो कि लगभग यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 7.31 करोड़ रुपए इन्हें मिले जाएंगे, और ये तीनों ही आप कह सकते हैं इक्वली शेयर होने वाले हैं इनमें। अब क्यों ये इन्हें यहाँ पे ये वाला जो प्राइज़ है ये मिला है, देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने यहाँ पे बोला है कि ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करा था उन सबकी अंडरस्टैंडिंग को, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया भर की अंडरस्टैंडिंग को, कि किस तरीके से बैंक का रोल रहता है इकोनॉमी में, और किस तरीके से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उस टाइम पे। और ये जो इनकी रिसर्च थी दोस्तों ये आती है अर्ली 1980s के अंदर, जिसका उन्हें अब यहाँ पे आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। बर्निंगे जो दो है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे बताया था कि किस वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन है ये आया। देखिए दोस्तों जो बर्नेक हैं इनका यहाँ पे एक काम रहा, जो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे रिकग्निशन जो मिला है वो इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1983 के अंदर, जहाँ पे इन्होंने एनालिसिस करा था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ आप कहते हैं 1930 का। ओके, जनवरी 1930 से लेकर मार्च 1933 तक US इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है दोस्तों 46% तक घट गया, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई 25% तक। तो जो आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई 25% तक। जो जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आप कह सकते हैं 1/3 जो यहाँ पे वर्क फोर्स है उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। चिली के अंदर दोस्तों नेशनल इनकम जो है वो 33% तक डाउन हो गई बिटवीन 1929 से लेके 1932 तक। और दुनिया भर में हर जगह के जो बैंक वगैरह थे ये कोलैप्स हो रहे थे, लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको यहाँ पे उनके घर छोड़ के जाने पड़ रहे थे, उन्हें यहाँ पे कोई भी काम नहीं दे रहा था। और जो बड़ी कंट्रीज में दोस्तों वहाँ पे भी ये दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी। बर्नेक जो है दोस्तों अपने पेपर में लिखते हैं कि जो बैंक फेलियर है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है इसका कॉन्सिक्वेंस, और ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। बर्नेक्स ने 1983 के अंदर अपना जो पेपर था उसके अंदर प्रूव करा कि आखिर किस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पे बताया उन्होंने कि ये एक आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया ये बैंक फेलियर की वजह से आया है, ना कि आप कह सकते हैं कोई और इसका दिक्कत बताया जा रहा है। जो कॉम्बिनेशन रहा दोस्तों हिस्टोरिकल सोर्सेज का, स्टैटिकल्स मेथड का, उन्हें इन्होंने यूज़ करा और बताया कि आखिर क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ड्रॉप है जीडीपी में वो आया है, और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर सकते हैं जो
फेलिंग इन बैंक्स है उसको अकाउंट कर सकते हैं एक लायन शेयर से, जिसकी वजह से इतना बड़ा डाउन टर्न हमें देखने को मिलता है। बर्नेक ने दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट करा था कि आखिर क्यों यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकती है अपने आप को, और जो अभी तक इनकी यहाँ पे फाइंडिंग आई है वो इंप्लीमेंट करती है एक पावरफुल मेजर टू प्रिवेंट एडिशनल बैंक पैनिक्स को लेकर। बर्नेक का जो व्यू है दोस्तों वो ये था कि किस तरीके से हम लोग ये जान सकें कि बैंक के फेल की वजह से इतनी बड़ी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये हमें देखने को मिलता है, और किस तरीके से कन्वेंशनल जो विजडम है ये हमें देखने को मिला है। ओके, डायमंड और यहाँ पे बताता हूँ आपको डायबिक्स के एनालिसिस के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता लगता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही ग्लोबल क्राइसिस आता है 2008 का, उस टाइम पे जो बैंक है वो लॉस्ट कर देते हैं अपने काफ़ी सारे सीन को पब्लिक आई के अंदर, और ये आपको पता लगता है कि जो मनी ग्रैबिंग है दोस्तों इंस्टीट्यूशंस में, वो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लोगों के पास प्रॉफिट था वो दोस्तों वो यहाँ पे आप कह सकते हैं अपना प्रॉफिट लेके बोरोवर्स जा रहे थे एज अ डिपॉजिटर्स, और यहाँ पे जो वर्ल्ड है बिना ही बैंक के काम कर रहा था। ये काफ़ी इंपॉसिबल है कि बिना बैंक के हम लोग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो दोस्तों इसी वजह से जो डायमंड और जो यहाँ पे डेविक्स हैं, इन्होंने 1983 के अंदर एक पेपर दिखाया जहाँ पे ये फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं और क्यों यहाँ पे हमें ज़रूरत है सेवर्स की और इन्वेस्टर्स की, और उसी वजह से आप कह सकते हैं इनका नाम हमें इस लिस्ट में देखने को मिलता है। आखिर किस तरीके से जो सोसाइटी है उसका यहाँ पे रिजोल्यूशन होता है इसके मिसमैच के बाद। देखिए डायमंड और जो डेबिव हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे बताया कि आखिर क्या मिसमैच है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन का जो है कंस्ट्रक्शन वो एग्जैक्टली बैंक की तरह होना चाहिए। देखिए आर्टिकल, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वहाँ पे 1983 के हिसाब से बेसिकली डायमंड और जो यहाँ पे डेबिग हैं उन्होंने डेवलप करा एक थ्योरेटिकल मॉडल जो कि एक्सप्लेन कर रहा था कि आखिर किस तरीके से जो बैंक हैं वो क्रिएट करते हैं अपने लिक्विडिटी को फॉर सेवर्स, और किस तरीके से जो बॉरर्स हैं दोस्तों वो एक्सेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग को। इन्होंने साथ ये भी एक्सप्लेन करा कि आखिर कैसे जो बैंक हैं वो एबल हैं कि वो रिजॉल्व कर सकते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों कि मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर हम उसे बदल दें, बेसिकली जब यहाँ पे लास्ट दिन रहता है सबमिट का एंड रहता है बेसिकली जब आपके इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में बात करी गई थी। ओके, इन्होंने उसको एक्सप्लेन करा था बेसिकली इसके अंदर, और जो काम था दोस्तों जिस हिसाब से आप कह सकते हैं बर्नेक और यहाँ पे डैबिग और डायमंड है उन्हें रिकॉग्नाइज करा गया था कि उनका जो फाउंडेशन रहा आप कह सकते हैं मॉडर्न बैंक रेगुलेशन का, उसकी वजह से आप कह सकते हैं ये प्राइस जो है वो मिला। तो आप लोग को बता दूं मैं इतनी बड़ी ये बात रही थी, ओके, जहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत, अगर एक लाइन बताना चाहूँ कि इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न बैंक रेगुलेशन की, जिसकी वजह से हमें अब जो है वो फायदे देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इन्हें भी ये प्राइज़ मिला था। देखिए दोस्तों, भारत के यहाँ पे 9 आप कह सकते हैं ऐसे रहे लोग जिन्हें यहाँ पे प्राइज़ मिला, कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला, जिनमें से मैं बता दूं आप लोग को 2 ऐसे रहे जो कि भारत में पैदा हुए थे और उन्हें फिर वो प्राइज़ मिला, और एक आप कह सकते हैं ऐसे रहे थे जो पहले किसी और ओरिजिन के थे लेकिन जब उन्हें प्राइज़ मिला तब वो भारत के ओरिजिन के थे। तो इनके सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिन्हें लिटरेचर में मिला था 1913 के अंदर। फिर आते हैं अमर्त्य सेन जिन्हें इकोनॉमिक्स मिला 1998 के अंदर। फिर सीवी रमन आते हैं जिन्हें मिला फिजिक्स में 1930 में। फिर आपके आते हैं कैलाश सत्यार्थी जिन्हें मिला पीस में 2014 के अंदर। मदर टेरेसा पीस में मिला इन्हें 1979 में। 14th दलाई लामा पीस में मिला 1989 के अंदर। ओके, फिर दोस्तों मैं बता दूं कि हर गोविंद खुराना जो है इन्हें मेडिसिन में मिला था 1968 में। फिजिक्स में मिलता है दोस्तों आपके सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जी को मिला फिजिक्स में 1983 के अंदर। मोहम्मद यूनुस जो है उन्हें पीस मिला था 2006 में, और यहाँ पे अब्दुल सलाम जो है इन्हें फिजिक्स मिला था 1979 के अंदर। अब 2 लोग जिनकी बता रहा था मैं आपको बात, वो आपके यहाँ पे रोनाल्ड रोज हो जाते हैं जो कि मेडिसिन मिला इन्हें 1902 के अंदर, और यहाँ पे रुडयार्ड जो किपलिंग है इन्हें मिला लिटरेचर में 1907 के अंदर, और ये दोनों ही आप कह सकते हैं इंडिया में पैदा हुए थे। वीएस नायपॉल जो है दोस्तों इन्हें मिला लिटरेचर में 2001 के अंदर। अब ये पैदा तो कहीं और हुए थे पर इन्हें यहाँ पे कह सकते हैं जब ये अवार्ड मिला उस टाइम पे इनका जो ओरिजिन था बेसिकली वो भारत का था। तो इस तरीके से ये जो सारे अवार्ड हैं ये हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब आखिर यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से चाइना ने यहाँ पे उनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी को बिल्कुल पछाड़ दिया, और भारत को इनसे क्या लेसन लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ग्लोबल पॉवर्टी पे बोला गया कि जो इंडिया है उसके पास मोस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं, और इसी रिपोर्ट पे ये पता लगाया गया कि जो नंबर है इंडियंस के जो कि आप कह सकते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में है वो सर्वाइव करते हैं लेस देन 46 रुपये पर डे के, और ये इंक्रीज़ हो गया दोस्तों 56 मिलियन से इन 2020। जहाँ पे दोस्तों बता दूं मैं आपको, उन्होंने ये बोला कि हम लोग यहाँ पे बहुत क्लोज हैं 600 मिलियन इंडियंस के लिए जो कि सर्वाइव करते हैं लेस देन 84 रुपये पर दिन के हिसाब से। चाइना कंपेरेबली दोस्तों साइज में ज़्यादा भी है और ये एलिवेट भी करता है आप कह सकते हैं पॉवर्टी को हिस्टोरिकली। लेकिन दोस्तों बता दूं आप लोग को बिटवीन 1978 और 2018 के अंदर तक दोस्तों इनकी दिक्कत चल रही थी, लेकिन इस टाइम पे आप कह सकते हैं जब चाइना ने थोड़ा फोकस करा इस बात पे तो वो लोग इससे आगे निकल गए। देखिए चाइना ने सफ़र कर रहा था वेरी हाई रेट्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी से, और ये हायर था दोस्तों इंडिया से भी ज़्यादा था।
ड्यूरिंग माओ जीडोंग रूल्स के हिसाब से, जो कि मिड 17 तक चला। पर जैसे ही दोस्तों आप कह सकते हैं स्टार्ट होता है डिंग जियोपिंग एरा का, उस टाइम पे बिल्कुल इतिहास बदल चुका होता है। जहां पर आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है, जहां पे ये बोला गया कि 1978 से लेकर 2018 तक जो चाइना की पॉवर्टी थी दोस्तों, इसका हेड काउंट आप कह सकते हैं हो गया था 770 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। और इसका मतलब ये होता है कि एवरेज यहाँ पे 40 साल लग गए उन्हें इस काम को लाने में। हर साल दोस्तों जो चाइना है वो पुल करता है कम से कम 19 मिलियन लोगों को, जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर आते हैं। ओके, और ऐसे चलता हुआ आता है, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से पा पाया। 2021 के अंदर दोस्तों जो चाइना है उन्होंने डिक्लेयर करा अपना एडिक्टेड एक्सट्रीम पॉवर्टी के हिसाब से उनकी नेशनल पॉवर्टी जो है उसका थ्रेशोल्ड लिफ्ट होता है 765 मिलियन से। जो लोग हैं दोस्तों आप कह सकते हैं सिंस 1978 से काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे जो मॉडरेटली प्रोस्पेरस है दोस्तों सोसाइटी की, वो हर एक एस्पेक्ट में हमें देखने को मिलती है। डिकेड्स हो जाते हैं दोस्तों, प्रोग्रेस आती है चाइना की, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है इंप्रूवमेंट्स इन अदर मेजर्स ऑफ वेलबींग। और ये कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेके आए हैं अपने हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में। 4 डिकेड तक दोस्तों इन्होंने काफ़ी तगड़ा इस पे काम करा है, जिसकी वजह से हमें अब इनके यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी एक इनकी रैंक काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ओके, आखिर किस तरीके से चाइना ने ये करा? देखिए चाइना का जो पॉवर्टी रिडक्शन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 2 पिलर्स पे डिपेंड करता है। पहला पिलर है क्योंकि उनका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, सपोर्ट करते हैं वहाँ पे ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी को, ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और रिफॉर्म लेके आते हैं कई सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जहाँ पे लोग जो हैं वो डायरेक्टली उस पर डिपेंड होते हैं और इंप्रूव करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को, एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट इंसेंटिव्स। दूसरा पिलर आता है दोस्तों, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कह सकते हैं अपनी पॉलिसीज को लेके आती है, जो कि कहीं ना कहीं एलिवेट करती है पॉवर्टी को भी। कुछ ऐप कह सकते हैं ऐसे एरियाज है जहाँ पे डिसएडवांटेज मिला बाय ज्योग्राफी और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस करा गया पुअर हाउस होल्ड्स पे, जिनके हिसाब से दोस्तों उनके लिए उनके कह सकते हैं लोकेशन के हिसाब से काम करा गया था। जो कंपोनेंट दोस्तों पॉलिसीज़ के, वो कहीं ना कहीं सोशल प्रोटेक्शन को लेके आते हैं फॉर पुअर हाउस होल्ड, और इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम्स इन सोशल असिस्टेंस, इंश्योरेंस और वेलफेयर के अंदर। 2 फैक्टर और हैं दोस्तों जिन पे हम लोग को बात करनी चाहिए। पहला ये है कि जो चाइना की सक्सेस है वो बेनिफिट करती है कहीं ना कहीं इफेक्टिव गवर्नेंस को भी, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं सही तरीके से गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज रही, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज रही, जिनको आप कह सकते हैं उन्होंने अपनाया और यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला। चाइना का दोस्तों जो साइज़ है वो नेसेसिटी है उनके डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट को लेकर, और ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट स्कोप है उनके लोकल एक्सपेरिमेंटल्स पे भी। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन दोस्तों मिलता है हमें लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, और ऐसे ही आप कह सकते हैं चाइना ने इन चीज़ों को पा सका। चाइना दोस्तों कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है फ्रॉम फेवरेबल आप कह सकते हैं कंडीशंस एट टाइम ऑफ ओपनिंग, और तभी आप कह सकते हैं रिलेटिवली ये हाई लेवल की आप कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल को भी एंडोवमेंट्स कर पाता है। 1949 के अंदर दोस्तों 60% जो एज है आप कहते हैं 15 से लेकर 64 तक, वो कंप्लीट कर चुके होते हैं अपने प्राइमरी स्कूल चाइना के अंदर। तो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ाते हुए उन्होंने इस काम को पाया है। काफ़ी अच्छी दोस्तों आप कह सकते हैं ये बात रही कि चाइना ने इसी को सीख पाया। अब भारत का ये काम है कि भारत इसे सीखे और खुद में इंप्लीमेंट कर सके, ये काम कर सके। अगर कोई अच्छी चीज़ है और भारत उसे इंप्रूव कर सकता है तो ऑब्वियसली हमें सीखना चाहिए। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो, आई होप कि आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेचे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।